आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के केस में जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी है वो लिक्विडेट हो रही है, यानी एक कंपनी है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह एक नई कंपनी फाउंड होती है। तो इसको हम रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं और इसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर रहते हुए कोई तब्दीली होती या कोई चेंज होती तो उसको हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो खुद ही ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह नई कंपनी बन रही है, तो इस वजह से हमें इसको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में होगा क्या कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी होगी वो अपने एसेट्स और लायबिलिटी सेल कर देगी नई कंपनी को, और ये जो नई कंपनी के मालिक होंगे यानी शेयर होल्डर्स होंगे वो ज़्यादातर कौन होंगे? एग्जिस्टिंग कंपनी, जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है उसी की शेयर होल्डर्स ज़्यादातर जो होंगे वो नई कंपनी के शेयर होल्डर्स भी होंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे थे अकाउंटिंग फॉर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर दो कंपनीज है, एक कंपनी लिक्विडेट हो रही है और एक कंपनी नई बन रही है। तो जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो जो कंपनी लिक्विडेट होती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसी होती है वो इससे पिछली वीडियोज़ के अंदर हम अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चंस के अंदर सीख चुके हैं कि जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसी होती है। लेकिन अब जो हमने नई चीज़ सीखनी है वो ये है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो तो जो नई कंपनी बन रही होती है उसके लिए अकाउंटिंग कैसे की जाती है। और इसको सीखने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दिए हुआ है, हम सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो रीड कर लेते हैं कि 31 दिसंबर 2018 है, बैलेंस शीट दी हुई है स्टार कंपनी लिमिटेड की और उसके अंदर लायबिलिटी साइड भी दी हुई है और उसके बाद बिजनेस के एसेट्स भी दिए हुए हैं। अब मजीद जो बताया जा रहा है, द कंपनी बीइंग अनएबल टू रेज फर्दर कैपिटल, कि ये जो स्टार लिमिटेड है वो मजीद कैपिटल रेज नहीं कर सकती, इसी वजह से अब ये ख़त्म कर देगी स्टार कंपनी लिमिटेड को और इसकी जगह एक नई कंपनी रजिस्टर करवाएगी। पेटेंट्स स्टैंडिंग इन द बुक्स एट अ फिगर लार्जली इन एक्सेस ऑफ देयर वैल्यू, जो पेटेंट्स की अमाउंट है ये क्या है जी, ये हमें बताया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हुई हुई है, इतनी ये अमाउंट है नहीं। तो अब इसकी एक्चुअल अमाउंट कितनी है वो हम आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब इसके अलावा द फॉलोइंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज सबमिटेड बाय द शेयर होल्डर, इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे और जो क्रेडिटर्स थे, यानी जो हमारे जिनके हमने पैसे इस कंपनी ने वापस करने हैं वो, और इस कंपनी के शेयर होल्डर्स यानी जो कंपनी के मालिक हैं वो, इन दोनों ने मिलकर एक स्कीम रिकंस्ट्रक्शन की सबमिट करवाई है कि इस पुरानी कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए और नई कंपनी बना ली जाए। द कंपनी टू गो इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन, यानी जो पुरानी कंपनी है वो लिक्विडेट हो जाएगी। अ न्यू कंपनी कॉल्ड द स्टार कंपनी लिमिटेड 2018 लिमिटेड, ये जो है वो रजिस्टर करवाई जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिमिलर नेम है। तो यहाँ पर पहले पुरानी कंपनी का नाम स्टार कंपनी लिमिटेड था, जो नई कंपनी बन रही है उसके अंदर थोड़ी सी चेंज है, द स्टार कंपनी 2018 लिमिटेड to be formed with an authorized capital of rupees 2 million in rupees 100 equity shares to take over the assets and liabilities। यानी जो नई कंपनी बन रही है वो कंपनी, उसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपिटल वो इशू कर सकेगी वो कितना है जी, 2 मिलियन का है। अब मज़ीद जो हमें बताया जा रहा है, लायबिलिटीज़ टू बी डिस्चार्ज बाय न्यू कंपनी आर एज फॉलोज, ये जो पुरानी कंपनी है इसके अंदर कुछ लायबिलिटीज़ आ रही हैं जी, वो 15 लाख रुपए की हैं। तो ये जो नई कंपनी है स्टार कंपनी 2018 लिमिटेड, ये सबसे पहले क्या करेगी कि जो क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट्स कर देगी, जिसके तहत हमें बताया जा रहा है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स फॉर रुपीज़ 2 लाख टू बी पेड इन फुल। इसका मतलब यह है कि 15 लाख में से 2 लाख रुपए वो है जो कि कंपनी, वो क्रेडिटर्स है जिनको कंपनी इंपॉर्टेंस दे रही है सबसे पहले, यानी इनको पेमेंट्स होंगी और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो बाद में पे की जाएगी। जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स उनको बाद में पेमेंट्स होंगी। तो 15 लाख में से 2 लाख तो कंपनी देगी। इसके अलावा जो बाकी क्रेडिटर्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है जी, अदर क्रेडिटर्स टू बी पेड 20 पैसा इन द रुपी इन कैश एंड 60 पैसा इन रुपी इन 9% डिबेंचर्स ऑफ द न्यू कंपनी। यानी अब कंपनी क्या करेगी जी, 13 लाख रुपए जिस तरह हमने कहा है बचते हैं कि यानी 15 लाख रुपए में से 2 लाख के तो प्रेफरेंशियल हो जाएंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और बाकी जो बच जाएंगे 13 लाख रुपए। अब इस 13 लाख रुपए में से 13 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं उनको कंपनी किस तरह उनके साथ सेटलमेंट कर रही है, उनसे मुका कर रही है। उनको कंपनी कह रही है कि इस 13 लाख रुपए में से 20% जो अमाउंट है वो हम आपको कैश में दे देंगे और जो 60% अमाउंट है वो हम आपको 9% डिबेंचर्स इशू करके दे देंगे और इस तरह हमारा ये खाता ख़त्म हो जाएगा क्रेडिटर्स के साथ।
डिबेंचर जो क्या होते हैं वो बिल्कुल शेयर्स की तरह होते हैं, लेकिन जो शेयर्स खरीदने वाले हैं वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं। जिनके पास कंपनी के डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, जिनको कंपनी जो है वो इंटरेस्ट देती है। जिस तरह यहाँ पर लिखा है 9% डिबेंचर्स, तो अब ये जो पुरानी कंपनी के क्रेडिटर्स है वो नई कंपनी के भी क्रेडिटर्स बन जाएंगे और उनको 9% इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। इसके अलावा इस पुरानी कंपनी को परचेज करने के लिए जिस तरह हम देख रहे थे कि जो नई कंपनी होती है इसके अंदर ज़्यादातर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स ही होते हैं। तो 6080 शेयर ऑफ ₹100 इज टू बी इशूड टू शेयर होल्डर्स ऑफ द ओल्ड कंपनी। स्टार कंपनी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स है उनको 6000 नई कंपनी के शेयर्स इशू किए जाएंगे, जो कि हमारी स्टार कंपनी 2018 लिमिटेड है। इसके अलावा ये जो स्टार कंपनी 2018 जो नई कंपनी है, द कास्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटिंग टू ₹10,000 टू बी पेड बाय द न्यू कंपनी, यानी ये जो नई कंपनी है वो 10,000 रुपये लिक्विडेशन का खर्चा भी कर रही है। और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर ओपनिंग द बुक्स ऑफ द न्यू कंपनी एंड गिव इट्स इनिशियल बैलेंस शीट, यानी न्यू कंपनी के अंदर अकाउंटिंग कैसे होगी वो ये हमने सीखनी थी। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी वही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो स्टार कंपनी 2018 लिमिटेड है वो पुरानी कंपनी को परचेज करने के ऊपर कितना खर्चा कर रही है, यानी उसकी परचेज कंसिडरेशन क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन हम किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितनी पेमेंट्स की हैं नई कंपनी ने पुरानी कंपनी को परचेज करने के लिए, जिसमें सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को 2 लाख रुपए पे किया है। तो अब हम जब उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, सबसे पहले जो 2 लाख रुपए वो हमने रिकॉर्ड कर लिया जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट की गई। इसके अलावा 13 लाख रुपए में से 20% जो क्रेडिटर्स थे उनको कैश पे किया गया और 60% को हमने क्या पे किया है जी, डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो इनको भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि 13 लाख का मल्टीप्लाई बाय 20% लेंगे तो 2,60,000 कंपनी कैश पे करेगी 13 लाख वाले क्रेडिटर्स को, और वो जो बाकी अमाउंट बचेगी उनकी फुल सेटलमेंट कर लेगी। यानी जितनी भी अमाउंट बाकी बचती है उनमें से कंपनी जो है वो 7,80,000 रुपये, यानी यहाँ पर कहा जा रहा था कि 60% जो पैसा इन रुपया है उनको 9% डिबेंचर इशू किए जाएंगे। तो 13 लाख का 60% लें तो उनका 9%, 13 लाख 60% ले तो 7,80,000 रुपये बनता है। तो ये 13 लाख रुपए वाले क्रेडिटर्स इस तरह कंपनी ने ख़त्म कर दिए, यानी उनको जो जो पेमेंट करनी थी वो उनके साथ फुल सेटलमेंट होगी। तो टोटल जो कंपनी का खर्चा हो रहा है उन क्रेडिटर्स को पे करने के लिए वो कितना हो रहा है जी, 2,60,000 रुपये कैश, 7,80,000 रुपये के डिबेंचर, तो ये 10,40,000 रुपये यानी 1,40,000 रुपीज़ हैं जो कि जो कंसिडरेशन कंपनी पे कर रही है पुरानी कंपनी को परचेज करने की वजह से। और इसके अलावा क्रेडिटर्स की पेमेंट के अलावा हमने देखा था कि 6,000 शेयर्स भी इशू किए जाएंगे पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को। तो नई कंपनी का जो खर्चा है पुरानी कंपनी को परचेज करने की वजह से वो इंक्रीज़ हो रहा है। क्रेडिटर्स की पेमेंट्स के बाद मालिकों को जो पेमेंट की है वो 6 लाख रुपए है, यानी जो उनको शेयर्स इशू किए जाएंगे वो 6 लाख रुपए हैं। इसके अलावा हम देख रहे थे कि कंपनी का 10,000 रुपये का एक और ख़र्चा है जो कि क्या जी, लिक्विडेशन एक्सपेंस है। तो उसको भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं 10,000। अब हम इन सब का अमाउंट्स का टोटल करें अगर, तो ये बनता है जी 1,08,50,000 रुपीज़, जो कि परचेज कंसिडरेशन है, यानी पुरानी कंपनी को परचेज करने की वजह से टोटल जो खर्चा अखराजात उठाने पड़े नई कंपनी को वो कितने हैं जी, 1,08,50,000। अब हम मजीद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हमने जर्नल एंट्रीज करनी है नई कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्री होगी वो परचेज कंसिडरेशन के लिए होगी कि हमने बिजनेस परचेज किया है 1,08,50,000 का। तो इसको अगर हमने रिकॉर्ड करना है तो उसको हमने किस तरह रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम उस एंट्री को यहाँ पर लिख देते हैं कि हमने बिजनेस परचेज किया है, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट कर लिया 1,08,50,000 का, और ये पैसे हमने जो कितने का बिजनेस परचेज किया ये वही परचेज कंसिडरेशन वाले पैसे हैं। और ये हमने पैसे किसको देने हैं जी, हमने लिक्विडेटर ऑफ स्टार कंपनी लिमिटेड के नाम से अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली कि ये अभी तक हमने पैसे देने हैं, नई कंपनी ने ये पैसे अभी तक पे करने हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, बिजनेस परचेज का मतलब क्या है कि जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो नई कंपनी की हो जाएंगी। तो अब हम देख लेते हैं कि जो पुरानी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ थी वो कितनी थी। अब हम यहाँ पर इस वक्त देखें तो क्रेडिटर्स जितने भी थे उनको हमने सारी की सारी पेमेंट्स खुद करनी है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर अब हम क्रेडिटर्स परचेज नहीं कर रहे क्योंकि उनको जो पेमेंट्स करनी थी वो हो गई हैं, और जो एसेट्स हैं वो हम परचेज कर रहे हैं, पेटेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, बुक डेट्स, कैश एट बैंक। तो इन सब को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है एंट्री के अंदर। तो इन सब के हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं।
तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे हमने एसेट्स परचेज कर लिए। तो बिजनेस परचेज अकाउंट जो हमने खोला हुआ था उसको अब हम ख़त्म कर देंगे। बिजनेस परचेज का मतलब ये है कि हमने सारे के सारे एसेट्स लायबिलिटीज़ परचेज कर ली, तो उनको हमने जब रिकॉर्ड कर लिया एसेट्स को, तो बिजनेस परचेज अकाउंट जो है वो हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से पहले इसको डेबिट किया था, अब इसको हमने क्रेडिट कर दिया है। अब बिजनेस परचेज अकाउंट कितनी अमाउंट से डेबिट हुआ था, वो अमाउंट जो है वो 1,08,50,000 है, जो कि हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली। अब इस अमाउंट के बदले कंपनी को क्या मिल रहा है, कितने के पेटेंट्स मिल रहे हैं, कितनी की प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, बुक डेट्स, कैश एट बैंक मिल रहा है, उसको हमने रिकॉर्ड करना है। तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले पेटेंट्स 13 लाख रुपए के हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बताया जा रहा था कि इनकी वैल्यू जो है वो गलत है, यानी ये बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं, तो फिलहाल हम इनको रिकॉर्ड नहीं करते। बाकी ये अमाउंट 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 12,500 जो एसेट्स की है उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इनके सामने हमने यहाँ पर इनकी अमाउंट्स लिख दी। अब अगर हम देखें तो अगर टोटल हम बिजनेस परचेज करने के लिए 1,08,50,000 दे रहे हैं, जिनमें से प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख की है, उसके बाद 3 लाख रुपए का स्टॉक है, उसके बाद 4 लाख रुपए के बुक डेट्स हैं यानी डेटर्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, और जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं वो कितने हैं जी 12,500। इन अगर सारी अमाउंट्स को लेस कर दिया जाए तो बाकी 6,37,500 रुपए इन एसेट्स के अलावा हम किस एसेट के दे रहे हैं, इसका मतलब है पेटेंट ही के दे रहे हैं। तो पेटेंट हमारा कितना होगा 637,500 यानी 6,37,500 का हमने बैलेंस शीट में कितना आ रहा था 13 लाख रुपए का, लेकिन हमने यहाँ पर नेट बैलेंसिंग फिगर ली और अमाउंट कैलकुलेट कर ली कि कितनी है जी 6,37,500 रुपीज़। इस एंट्री की हमने यहाँ पर नरेशन भी लिखनी है, बीइंग द डिफरेंट एसेट्स टेकन ओवर फ्रॉम स्टार कंपनी लिमिटेड। अब हम देखें तो नेक्स्ट एंट्री हमने क्या करनी है कि जो हमने कंसिडरेशंस पे की हैं उनके लिए भी हमने यहाँ पर एक एंट्री करनी है। तो जब हम कंसिडरेशन पे कर देंगे तो ये जो हमारी लायबिलिटी थी कि लिक्विडेटर्स को हमने पैसे देने वो ख़त्म हो जाएगी, तो इसको हम जो है वो डेबिट कर लेंगे। अब हम जो है वो मज़ीद देख लेते हैं जो कंसिडरेशन हमने देखा था कि हमने कुछ शेयर्स इशू किए हैं, कुछ हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं और कुछ हमने बाय बैंक जो है वो पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स को, सबको हमने रिकॉर्ड कर लिया। यानी शेयर जो है वो हम जिस तरह कंसिडरेशन में देख रहे थे 6 लाख रुपए के हैं। इसके अलावा जो है वो 10,000 की हमने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं, 10,000 के ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है और 2,60,000 जो हमने क्रेडिटर्स को दिए, तो 2,70,000 रुपये हम जो वो बैंक के ज़रिए पे कर रहे हैं टोटल, वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। डिबेंचर जो क्रेडिटर्स को इशू किए 7,80,000 के, वो भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए। अब हम इस एंट्री की नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग द डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, यानी जितना खर्चा हमने करना था वो हमने कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो नई कंपनी है उसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो बैलेंस शीट में जो भी हमने एसेट्स परचेज किए, जितनी भी अमाउंट्स है वो यहाँ पर आ जाएंगी, तो उनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो पेटेंट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, बुक डेट्स हैं, वो भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए। अब हम अगर मज़ीद देखें तो जो हमारा बैंक अकाउंट है वो 12,500 का शो तो हो रहा है, लेकिन हम अगर देखें तो 12,500 थे, उसमें से हम अगर कहें कि 4,70,000 रुपये हमने कंसिडरेशन पे की, तो 4,70,000 रुपये ये हो गया। तो अब जो बाकी अमाउंट है ये नेगेटिव आ रही है, यानी बैंक से हमने एक किस्म का बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। तो बैंक अकाउंट जो है वो हम यहाँ पर एज एन एसेट नहीं लिखेंगे, बल्कि बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से हमारी यहाँ पर एक लायबिलिटी बनेगी, जिसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। इसके अलावा कंपनी का जो अथोराइज्ड कैपिटल है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वो 2 मिलियन है। और जो पेड अप कैपिटल जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए और डिबेंचर्स इशू किए, उनको भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, जिनके अमाउंट्स हम पहले कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम अगर रिकॉर्ड कर लें तो बैलेंस शीट हमारी यहाँ पर आ रही है जी कितनी अमाउंट से 1,08,37,500 रुपीज़ से। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारी बैलेंस शीट भी बन गई। इसके अलावा जो जनरल एंट्रीज हमने नई कंपनी की करनी थी वो भी कर ली, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर ली। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि जब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो तो नई कंपनी जो बनती है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह अकाउंटिंग की जाती है।